नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय जी, जो कि चारधाम की तैयारियों को लेकर लगातार शासन और प्रशासन के साथ मिलकर लगातार कंधे से कंधा मिला रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड उदय लाइव में। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, कल भी जो मीटिंग थी और लगातार पिछले 2 रोज से लगातार मीटिंगें चल रही है चारधाम को लेकर, तो किस तरीके से तैयारियाँ की जा रही है? देखिए, शासन द्वारा लगातार जो है गत वर्ष जो है 2023-22 में जब यात्रा का संचालन हुआ था, तो दो वर्षों का जो क्राइसिस था, जो कोरोना के टाइम पे जो रुका हुआ था यात्री, वो एकदम से भीड़ पड़ी। तो शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लाचार अपने को महसूस किया। तो अब शासन प्रशासन ये चाहता है कि पिछले बार की जो गलतियां हो चुकी है वो ना दोहराई जाए। उसको लेकर शासन ने अभी से कमर कसने शुरू कर दी है। और अलग अलग तरीके से मेन जो होता है यात्रा का संचालन में, जो यात्रा होती है, सबसे ज्यादा रोल होता है उसमें परिवहन व्यवसायी का और परिवहन का। तो सबसे ज्यादा फोकस वो परिवहन को लेकर कर रहे हैं, इसलिए लगातार 3-4 बैठकें जो है शासन द्वारा ली जा रही है और अभी लगातार कुछ बैठकों का दौर और जारी रहेगा। तो सर, अभी किस तरीके से निर्णय लिया गया है कि क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं यात्रियों को, इस पर क्या क्या अभी निर्णय निकला है? देखिए, अभी जो फिलहाल तो हमारी परिवहन विभाग के साथ जो बैठकें हैं वो चल रही है। पिछले साल जो है रोटेशन नहीं था, केवल कुछ कंपनियों द्वारा, 4-5 कंपनियों द्वारा कुछ रोटेशन का गठन किया गया था और बाकी 4-5 कंपनियां रोटेशन से बाहर थी। इस बार सबसे पहली प्राथमिकता शासन की यह है कि रोटेशन का गठन कर दिया जाए और रोटेशन का जो एक पॉइंट पे जो है, जहाँ से जिससे से कि शासन को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी एक जगह से जो है सूचना मिल सके, इसलिए वो चाह रही कि रोटेशन गठन हो। इसके संबंध में कल बैठक हुई थी और आम सहमति बन चुकी है। 13 तारीख को एक बैठक रखी गई है। उम्मीद है उसमें रोटेशन का जो है नियमानुसार जो है रोटेशन का गठन कर लिया जाएगा। उसके उपरांत हमारी ये कोशिश रहेगी, जो 2 तरह के हमारे पास यात्री चलते हैं। पहला यात्री हमारे पास चलता है जो पैकेज का यात्री होता है, जो पूरे पीछे से ही वो अपने होटलों की बुकिंग करके चलता है, बसों की बुकिंग करके चलता है, अपनी पूरी व्यवस्था करके चलता है। दूसरा हमारा होता है ग्रामीण वर्ग का यात्री, वैसा यात्री जो अनपढ़ टाइप का होता है और जो ये आजकल सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकता क्योंकि ग्रामीण का देहात का यात्री होता है। तो एक इस तरह का जो यात्री होता है उसके लिए हमने मांग की है कि यहीं पे जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, जहाँ पे वो पहुंचता है ऋषिकेश में जब वो पहुंचेगा, उसके लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और उन लोगों को यहाँ पे 10-10 दिन, एक हफ्ता ना खड़ा रहना पड़े। उसके लिए हम कोशिश करें कि उनको जो है तुरंत जैसे वो यहाँ पहुंचे, ऋषिकेश के अंदर पहुंचे, उनको तुरंत ही वाहनों की व्यवस्था हो जाए, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। ये सर, आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। पिछली बार देखा गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से हुए थे और काफी मात्रा में बताया गया था कि 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। मगर बरसात के कारण कहता मैं, या और भी चीजों के कारण यात्री वहां गए नहीं थे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने स्टेट में प्रवेश ही नहीं किया और रजिस्ट्रेशन होने के कारण जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि धांधली क्या होती है। मैं उसको धांधली भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक किस्म से जहाँ पे जो 2 रास्ते हो जाते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन को खोल दी कि यात्रा आए, 4 साल यात्रा आए, लेकिन आप देखिए रजिस्ट्रेशन करवा कौन रहा है? रजिस्ट्रेशन करवाता वो व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल फोन, जो आजकल स्मार्टफोन जिसे बोलते हैं, वो स्मार्टफोन होता है। देहात वर्ग के पास स्मार्टफोन नहीं होता, वो केवल अपने पास, उनके पास वो जो केवल जिससे बात कर सकते हैं वो स्मार्टफोन होता है। और वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इस टाइम पे जिन्होंने अपनी कारों से आना है, अपनी गाड़ियों से आना है। उनका पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका वो यूज नहीं करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये फ्री की प्रक्रिया है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो जो दिल्ली में बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ, जिसमें 5 लोग हैं, 10 लोग अपने परिवार है यार की यात्रा करके आते हैं, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फ्री में हो रहा है। लेकिन जिस टाइम पे यात्रा का पीरियड आता है, अमूमन ये करते हैं कि वो नहीं आ पाते या किसी कारणवश नहीं आ पाए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने जो वो था, सीटें थी, वो तो अपने लिए रिजर्व कर दी और वो यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे। और जो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच गया, ऋषिकेश के अंदर पहुंच गया और वो जाना चाह रहा है लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये दोनों तीन तरह की जो खामियां हैं उसको सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। और हमने उनसे, सरकार से ये भी मांग करी है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी देखिए पिछले साल क्या हुआ, जब इन्होंने दर्शन की प्रक्रिया रखी सरकार द्वारा, तो उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, किसी ने 2 तारीख का मिल गया उनको यमुनोत्री का,
4 तारीख का मिल गया उनको गंगोत्री का, और 10 तारीख का मिल गया उनको, 12 तारीख का मिल गया उनको बद्रीनाथ का, और 5 तारीख को मिल गया केदारनाथ का। तो ये जो प्रक्रिया है कि आदमी या तो 2 तारीख अगर उसको यमुनोत्री मिल गया तो फिर उसके बाद गंगोत्री जाएगा ना, या पहले मिल गया यमुनोत्री का, उसके बाद उनको मिल गया 12 तारीख का बद्रीनाथ का। अब अगर वो ये गंगोत्री छोड़ देता है और सीधा बद्रीनाथ पहुंच जाता है तो उसको गंगोत्री करना संभव नहीं है, ना तो वो वापसी आएगा और ना हमारी कॉमर्शियल गाड़ियां ऐसी होती कि वो उल्टा रन करके आएंगी। तो ये दिक्कतें भी पिछले साल हमारे को फेस करने को मिली। इसमें भी हमने सरकार से बात करी कि भाई इस दिक्कत को भी सुधार जाए। अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, इसको टाइम दे रहे हैं सर यात्रियों को, तो उसको एक सीक्वेंस से टाइम दिया जाए। 2 तारीख को यमुनोत्री है तो 4 तारीख को गंगोत्री होना चाहिए, 6 या 7 तारीख को केदारनाथ होना चाहिए और 9 या 10 तारीख को बद्रीनाथ होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम पे नहीं आएगा तब तक मैं ये समझता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। अभी यात्रियों के साथ पिछली जो सबसे असुविधा थी खासतौर से महिलाओं के साथ, जो बताया था कि हरिद्वार शौचालय जबकि सड़कों में भी होना चाहिए, जो यात्री के दम में आपने देखा किस तरीके से गंदगी फैलाते हैं पूरे पहाड़ों में और धाम की यात्रा में, जो अपनी यात्रा से धार्मिक स्थल है उन पे, तो उसके लिए क्या प्रशासन तैयारी कर रहा है? देखिए उसमें जैसे अभी एक वो आया था कि स्वच्छता वाले के ऊपर, स्वच्छता मिशन के ऊपर बात हुई थी, तो उसमें जगह जगह हमारे द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार द्वारा जो है हम ट्रांसपोर्टरों को ये निर्देशित किया गया है कि अपनी गाड़ी के अंदर वो डस्टबिन लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके द्वारा हमने डस्टबिन की अपनी वाहनों में व्यवस्था कर दी गई है। हमारे जो स्टाफ है वो यात्रियों को समझाएंगे, यात्रियों को अवगत कराएंगे कि भाई आप अगर धामों में जाते हैं, अगर आप किसी रोड पहले ऋषिकेश से चले, होटल में पहुंच गए बड़कोट, वहां से जब यमुनोत्री धाम के लिए आप जाएंगे तो आपको अपनी जितना भी वो वैसी चीजें हैं जो हम फेंक देते हैं, वेस्टेज होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, या पानी की बोतल होगी या अन्य जो चिप्स के पैकेट हो गए, आपको इनको फेंकना नहीं है, इनको पॉलीथीन में लेके वापसी आना है और हमारे जो डस्टबिन बताए गए हैं उस डस्टबिन में आपको इनको डालना है। तो इस तरह की प्रक्रिया भी जो है, स्वच्छता का संदेश भी जो शासन द्वारा किया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा स्वयं भी किया जा रहा है और हमने निर्देशित सब गाड़ी वालों को कर दिया कि डस्टबिन अपनी गाड़ियों में वो अनिवार्य रूप से रखेंगे। कई बार देखा गया कि जो यात्रा के समय में जो दुर्घटनाएं घटती हैं, कई ड्राइवर को देखा गया कि कुछ नशे में थे या गाड़ियों की फिटनेस को देख के जो दिक्कत है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो यात्रा मार्ग पे जो नशे की चीज़ें होती हैं उसके रोकथाम के लिए जो प्रशासन है वो क्या तैयारी कर रहा है और आप लोगों की तरह से किस तरीके से सहयोग किया जा रहा है? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपको एक बात को स्पष्ट कर दूँ कि उसमें जो है जितने भी दुर्घटनाएं पहाड़ों में होती है, अमूमन वो दुर्घटनाएं 2 कारण से होती है। एक कारण होता है कि चालक की लापरवाही से और एक होता है जो सड़कों की रखरखाव से, मेंटेनेंस से। टेक्निकली जो होते हैं आजकल हमारी जो बसें हैं या जो अन्य जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो इतना मॉडर्न बन चुका है कि उनसे दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। दुर्घटनाएं कब होती है? जब या तो चालक की लापरवाही होती है या कभी कहीं आपने चिन्हित किए गए डेंजर जोन जो चिन्हित किए गए उनके कारण उन जगहों पे दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती है। चालक की लापरवाही अमूमन ये है कि जैसे चालक दिन भर उस टाइम तो नहीं पीते वो दारू, ये तो सबको पता है, यात्रा के दौरान तो नहीं पीते, लेकिन जहाँ पे गंतव्य स्थल पर पहुँचते हैं वहाँ उनको ज़्यादा पी लेते हैं, हैंगओवर हो जाता है, रात भर सोते नहीं है, रात भर बैठ के हल्ला करते हैं और जब अगले दिन सोते तो नींद आना, झपकी आना, वो दुर्घटना का कारण बनती है। उसके द्वारा हमने स्पष्ट हम जो है पिछले साल भी हमने कार्यशाला का आयोजन किया था चालक परिचालकों के साथ, उसमें हमने उनको निर्देशित किया था कि भाई आप इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे, धामों में चलते हुए नशे का सेवन नहीं करेंगे और अन्य जो उनको सुरक्षात्मक जो हमारे उपाय होते हैं उनको हमने हमारे द्वारा बताए गए हैं। इस वर्ष भी हम एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें ये सब चालक और परिचालकों को भी इस तरह के उपायों और इस तरह से उनको अवगत कराया जाएगा। ये इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो मीडिया में छाया रहा मुद्दा जोशीमठ का, और जोशीमठ जो है एक मार्ग है कि आपका बद्रीनाथ जाने के लिए, और इस बार जो जोशीमठ में दरारें आई हैं, सड़कों में दरारें, बताइए क्या इस बार जो है बद्रीनाथ की यात्रा संभव है? देखिए अब तो इसको मैं राम भरोसे छोड़ता हूँ, ये यात्रा है, अब यात्रा का आगे गर्भ में क्या होने जा रहा है ये भी हमें खुद नहीं मालूम, लेकिन जो हम पत्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमको जानकारी लग रही है कि अभी बीच में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से पहले एक 10 फीट का गड्ढा बन गया था। तो अगर ऐसी बात माना, ये तो भविष्य में क्या होता है, लेकिन अगर इस तरह की वो होती है तो बड़ा थोड़ा सा यात्रा में प्रभाव तो पड़ेगा ही।
लेकिन सरकार लगातार मुस्तैद है। सरकार ये बोल रही है कि जितनी भी दरारें हैं उनको हम भरने का काम करेंगे। अभी हमने समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुआ, उनको हम भरने का कार्य करेंगे। और जो उस पर ट्रैफिक प्लान है, कल भी ट्रैफिक प्लान एक आया है कि उसमें एक एक करके जो है वाहनों को आगे भेजना शुरू करेंगे। एक साथ इतना क्राउड हम उस सड़कों पर नहीं भेजेंगे, एक एक करके। पहले उसमें हम 2 चेक पोस्ट बनाने का उन्होंने बोला है कि हम 2 चेक पोस्ट बनाएंगे। जब एक चेक पोस्ट से गाड़ी निकलेगी आगे जाएगी, फिर उस चेक पोस्ट से गाड़ी निकलेगी आगे तक जाएगी। तो ये ट्रैफिक प्लान सरकार द्वारा बनाया गया है। अब देखिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन हमारी ये भी मांग रही है सरकार से कि कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था बद्रीनाथ जाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अब जिस तरह की स्थिति जोशीमठ में देखने को मिल रही है, उसको वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है, डेट नहीं बताई जा रही, पूरे उत्तराखंड में भूकंप आएगा 8 तीव्रता का, जैसे तरीके को लेकर डराया जा रहा है, और सिर्फ यही एकमात्र समय होता है उत्तराखंड की खुशियों का, जो परिवार में उनके घर में कमाई का साधन होता है, यही एक समय होता है। और इस टाइम पे जो ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि बहुत तगड़ा भूकंप आएगा, ये कैसे लगता है आपको, यात्रा को प्रभावित करेंगे या नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात पूछी। मेरा जो अपना मानना है, ये कोई कुछ ऐसी शक्तियां हैं या ऐसे लोग हैं जो इस यात्रा को बाधित करना चाह रहे हैं। देखिए, हमने क्या बोला, भविष्य का घर में कुछ नहीं पता कि क्या है। भूकंप का जोन हमारा उत्तराखंड आज से नहीं है। भूकंप जोन हमारा जोन 5 में उत्तराखंड को रखा गया है, और लगातार छोटे छोटे भूकंप इसमें आते ही रहते हैं। और अभी भी लेकिन संशय ये लगाया जा रहा है कि एक बड़े भूकंप के आने की संभावना है, लेकिन ये नहीं पता ना कब आए। हो सकता है 2 साल बाद आए, हो सकता है 1 साल बाद आए। अगर उसको देख के हम अपने आज के कार्य को छोड़ देंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह का हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ उन असामाजिक तत्वों ही मैं उनको बोलूंगा कि इस तरह की दुर्भावना या इस तरह का भ्रामक प्रचार करना बंद करें। ये हमारी और उत्तराखंड के जो यहाँ के प्रदेशवासी हैं उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है, और इसको एक हाईलाइट भी बनाने की कोशिश ना करें। ये सबकी रोजी रोटी का, अगर रोजी रोटी चलेगी तो सबको 2 पैसे मिलेंगे, नहीं तो जो है अगर केवल एक हमारे पे 4 धाम यात्रा ही रह जाती है उत्तराखंड में। बाकी आपको पता है कि प्रदेश में ऐसा कोई ना तो रोजगार है और ना ही कोई ऐसा संसाधन है जिससे हम रोजी रोटी जुटा सकें। 4 धाम यात्रा के भरोसे हम रहते हैं। अगर ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है तो उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान हमारी यात्रा का होगा, और उसमें सब पे प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, शासन और प्रशासन सब मिलके 4 धाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में है। साथ में जितने भी ट्रांसपोर्ट जो संघ हैं, वो सब 4 धाम यात्रा को मिलकर सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप 4 धाम यात्रा में जरूर आए। धन्यवाद।